जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं आशीष श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भौतिक विज्ञान में गति के अंतर्गत हम लोगों ने पिछले वीडियो के माध्यम से गति के तीनों समीकरणों को जान लिया और इन समीकरणों का पूरा निचोड़ हमने निकालने का काम किया था। और मैंने आपको बताया था कि ये अगर आप समझ गए तो गति से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो चाहे दुनिया के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया हो, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा गया हो, बहुत आसानी से आप उसको देखते ही हल कर ले जाओगे। और मैं आपको बता दूं, चूँकि आज से न्यूमेरिकल वाला एक क्लास शुरू है तो सबसे पहले आपका कर्तव्य बनता है कि अगर आपने अभी उसको नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। मात्र 15 मिनट का वीडियो है, वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है बेटा, जा करके। पोस्टमार्टम करने का मैंने काम किया था कि ये जो समीकरण होते हैं ना गति के तीनों, समझिएगा थोड़ा सा। यही मैंने बताया था कि गति का जो पहला समीकरण है बेटा, v बराबर होता है u प्लस AT। पहला समीकरण मैंने बताया। दूसरा समीकरण मैंने बताया था s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। और तीसरा समीकरण मैंने आपको बताया था v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब ध्यान दीजिएगा, जब तक ये तीनों समीकरणों का निचोड़ आपको मालूम नहीं होगा, न्यूमेरिकल्स आप आसानी से हल कर नहीं पाओगे। और मैंने बोला था फिजिक्स में इशारे बहुत ज़रूरी होते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने ये 5 प्रश्न लिखा हुआ है, कौन से प्रश्न में कौन सा फार्मूला लगेगा ये भी आपको केयर करना है। और केयर तब आप कर सकते हो जब फिजिक्स में जो प्रश्न दिए गए होते हैं इसके इशारों को समझो। इशारे को समझने का सबसे मूल मंत्र होता है कि इन तीनों समीकरणों में ये चेक कर लो कि कौन सी राशि नहीं दी गई है। मैंने इसको भी बताया था, थोड़ा चेक करो यहाँ पे कि v इज इक्वल टू u प्लस AT। अब यहाँ पे s नहीं दिया गया है, दोनों जगह पे s आप देख रहे हो। यानी जब दूरी की चर्चा न की जाए, दूरी को न पूछा जाए तो तुरंत आप जान जाओगे पहला समीकरण लगेगा। अच्छा, दूसरे वाले में देखो u दिया गया है, v नहीं दिया गया है, बाकी सभी राशियां हैं। तो अब मैं इसको डिटेल में लेके नहीं बताऊंगा, पिछला क्लास अगर आपने किया होगा तो ये आपको पता होगा। जब अंतिम वेग न दिया हो बेटा, जब अंतिम वेग कहने का तात्पर्य क्या है, v ना दिया गया हो, तो आप तुरंत क्या लगा दोगे, दूसरा समीकरण लगा दोगे। और समझिएगा, जब समय के बारे में बात ना करे यानी t के बारे में बात ना करे, देखो t नहीं आया है तो तीसरा समीकरण आप लगा दोगे। फिर मैंने बताया था कि अगर किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो फार्मूले में जहां जहां a आया हुआ है एक जगह पे g बन जाएगा, और वो g किस में होगा, माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने का मतलब वो अपोजिट दिशा में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है। क्योंकि पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, तो जो अपनी ओर खींचेगी तो g का वैल्यू जो आप रखोगे इस फार्मूले में वो पॉजिटिव रखोगे। जब ऊपर की ओर किसी वस्तु को फेंका जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर फेंकने के लिए g को माइनस में लिया जाएगा। सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दिया था, इतना तो आपको पता होगा। अब इसी बेस पे आइए हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। और अगर आपने पिछला लेक्चर, फिर मैं एक बार कह दूं, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि वही पूरा बैकबोन ऑफ मोशन चैप्टर है। मोशन चैप्टर के, गति के चैप्टर की रीढ़ की हड्डी, कशेरुक दंड, मैं इन्हीं तीनों फार्मूले के निचोड़ को मानता हूं। क्योंकि वो आपने समझ लिया तो न्यूमेरिकल्स आपका तो मतलब किसी भी एग्ज़ाम में फंसने वाला नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम कराई हो, चाहे वो SSC कराई हो, चाहे रेलवे कराई हो, चाहे रेडियो ऑपरेटर कराई हो, सुपर टेट या किसी भी एग्ज़ाम में कराया गया हो, ठीक है, इस तरीके से प्रश्न आया हुआ हो, बहुत आसानी से आप टिकल भी कर सकते हो। तो आइए दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं करके। मैं करीब 8 से 10 प्रश्न आपको हल कराऊंगा। इसी से पूरे मोशन वाले चैप्टर से संबंधित जो भी अलग अलग परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं सब आप हल कर ले जाएंगे। आप पहला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे दिया गया किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है। ऊपर की ओर फेंका जाता है मतलब आप समझ गए होंगे सीधा सीधा कि ये गुरुत्वाकर्षण से संबंधित क्वेश्चन हो जाएगा। यानी एक जगह पे g ले लिया जाएगा और ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो g का वैल्यू माइनस में लिया जाएगा। क्लियर हो गया एक चीज। g का वैल्यू मैंने आपको बताया था 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन g का वैल्यू न्यूमेरिकल्स यानी सवालों को आसान करने के लिए लिया कितना जाता है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिया जाता है।
अब देखो क्या कह रहा है, किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर वह कितना समय लेगा। अधिकतम ऊंचाई पूछे तो हमेशा जान जाएंगे ये अंतिम, अधिकतम मतलब कहाँ से चलना प्रारंभ किया। तो अब यहाँ पे दिया गया है प्रारंभिक चाल, जो दिया गया है उसको हल लिखते चलते हैं। प्रारंभिक चाल यानी u बराबर क्या हो जाएगा, ये 50 मीटर प्रति सेकंड हो गया। v बराबर क्या हो जाएगा जी, अंतिम वेग यानी अधिकतम ऊंचाई कहाँ कह रहा है, अधिकतम ऊंचाई जहाँ जाके वस्तु रुक जाए वो अधिकतम ऊंचाई वाला स्थान है, वहाँ पे वेग जाहिर सी बात है आपको दर्शा रहा अधिकतम ऊंचाई के लिए अंतिम वेग 0 होगा। प्रारंभिक वेग यहाँ पे दिया हुआ है। पूछा गया है कि देखो किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है यहाँ से, तो जो प्रारंभिक चाल है यानी u है, ये तो आपको 50 दिया हुआ है ना, अंतिम वेग क्या हो जाएगा, v = 0 हो जाएगा। और अपोजिट डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो जो a का वैल्यू होना चाहिए, a के जगह पे आप क्या कर लोगे, g कर लोगे, और g जो होगा, g का वैल्यू माइनस मिलेगा। आप कहोगे माइनस में क्यों लिया गया है, दिख रहा है ना आपको, देख लो एक बार में, क्योंकि मुझे ही सब कुछ करना है यहाँ पे, बिल्कुल दिख रहा है, थोड़ा सा और आगे बढ़े हो तो नहीं दिखता। तो ये 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। भाई त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, भी गुरुत्वीय त्वरण ही है जी, और ऊपर फेंका जा रहा है यानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। नीचे अगर वस्तु गिरती तो ये प्लस में लिया जाता, ऊपर जा रही है तो माइनस में लिया गया है। सारी चीजें मैंने आपको बताया था। तो v दिया है, a दिया है, u दिया है, s के बारे में यहाँ चर्चा नहीं कर रहा। थोड़ा सा दिमाग लगाना, इशारे को अगर समझो फिजिक्स को समझ गए, और मैंने बताया इशारे ही समझा जाता है फिजिक्स में, तो ही आपको फिजिक्स बेहतर तरीके से आएगा। अब यहाँ पे इशारा क्या कर रहा है, ना यस के बारे में कोई चर्चा है, न यस पूछा गया है, यानी दूरी या विस्थापन के बारे में कोई चर्चा नहीं है। और मैंने बताया कि जब दूरी या विस्थापन के बारे में कोई चर्चा ना हो तो सीधा सीधा बेटा आप क्या करोगे, गति का प्रथम समीकरण लगाओगे। गति का समीकरण प्रथम क्या है बेटा, तो v = क्या होता है, u + at। लेकिन अब देख रहे हो a हमको रखना नहीं है, यहाँ पे a के जगह पे हमको g कर लेना है। तो यहाँ पे आप चाहो, देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल जब हल करते हो ना किसी रिटेन वाली परीक्षा में, तो आपको तो पूरा लिख के करना पड़ेगा कि वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो a के जगह पे g काम करेगा, g ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सब लिख देते, लेकिन ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे आप करना u, और a के जगह पे g लिया गया है, वो भी माइनस में लिया गया है, तो -gt लिख दो। यहाँ पे कोई दिक्कत तो होनी ही नहीं चाहिए। अब देखो v का वैल्यू कितना है बेटा, तो 0 है। u का वैल्यू कितना है, 50 है। g का वैल्यू कितना है, 10 है। -10 मत ले लेना भाई, ये प्लस और माइनस यहाँ पे g ले लिया गया है पहले ही, प्लस और माइनस माइनस हो गया है। और t वैल्यू यानी समय आपको निकालना है, कितना समय लेगा, यही तो पूछा गया है, कितना समय लेगा, यानी t आपको निकालना। बोलो हाँ, ठीक है। इसको माइनस वाले को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 10t = 50 हो गया, और t बराबर जब निकालोगे तो आ जाएगा 50/10, 0 से 0 काट दो, आ जाएगा 5 सेकेंड। हमेशा मात्रक आपको ध्यान देना है, समय पूछा है तो सेकंड हो जाएगा, वेग या चाल पूछेगा मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, दूरी पूछेगा मीटर हो जाएगा, त्वरण पूछेगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण पूछेगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ये इतना लंबा चौड़ा आपने लगाया, बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको बता रहा था हल पहले प्रश्न का, इसलिए इतना लंबा चौड़ा आप गए। अगर मुझे लगाना होता तो मैं बहुत इजीली इसको लगा देता। मुझे यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, दूरी दिया नहीं है, पहला समीकरण लगना है, कुछ नहीं करना है। 50 मीटर प्रति सेकंड अगर दिया गया है तो g का वैल्यू तो सबको पता होता है कि 10 होता है, तो सीधा सीधा यहाँ पे निकाल सकते थे 5 सेकेंड, ठीक है। क्योंकि अधिकतम ऊंचाई पे फेंका गया तो सीधा सीधा आपको पता चल जाएगा, v जो है 0 हो जाएगा, u का वैल्यू 50 हो जाएगा, g का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऊपर की दिशा में फेंका जा रहा है इसलिए ऐसे आ गया। वही नीचे की दिशा में गिरता अगर यही वस्तु तो ये प्लस हो जाता, इस साइड में जाता -10t = क्या हो जाता, 50 हो जाता, ठीक है।
इस तरीके से लगाते तो -5 आता, उल्टी दिशा में घूम जाता है। तो बेटा आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे हल कर सकते हो कि अगर 50 दिया है तो गुरुत्वीय त्वरण जाहिर सी बात है 10 होगा। त्वरण के बारे में बात कर रहा है गुरुत्वाकर्षण बल को लेकर के, तो सीधा हम यहाँ से हल कर लेते हैं इसको। चलो अगला प्रश्न देखा जाए, थोड़ा सा बिल्कुल उसी तरीके से है। अब इसके लिए आप कॉपी पेन उठाओ ही ना, चाहो तो डायरेक्ट ही जवाब दे सकते हो। प्रश्न पढ़ो एक बार पहले क्या दिया गया है। प्रश्न दिया गया है, एक वस्तु को 82 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक चाल से फेंका जाता है, यानी u बराबर दिया हुआ है 82 मीटर प्रति सेकंड, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। फिर से एक बार ऊपर आ गया, ऊपर का मतलब हम ले लेंगे g, और g का वैल्यू जो होगा वो कितने हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में हो जाएगा भाई, और भी माइनस में क्योंकि ऊपर की दिशा में जा रहा है। इशारा कर दिया, इशारे को समझो, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। लेकिन यहाँ पे राज को राज नहीं रहने देना है, क्योंकि यहाँ पे गीत और फिल्मी डायलॉग नहीं चल सकते, ये फिजिक्स है, यहाँ पे दिखाना पड़ेगा इशारे को। इशारा जो है उसको हमने दिखा दिया कि भाई इशारा तुमने किया, हमने उसको सबके सामने रख दिया। भाई इशारे मिले, इशारों की तरफ जाना थोड़ी ना है, इशारों की तरफ गए तो जीवन बर्बाद, समझ रहे हो ना। इशारों की तरफ हमको बढ़ना ही नहीं है। इशारे मिले, स्माइल मिले, ये जो खान सर कहते हैं ना कि ये जो सब पूरा बाल ऐसे ऊपर उठा करके 2 बाल ऐसे नीचे की तरफ गिरा लेगी, अच्छे लड़के दिख गए, ऐसे फूंक मारेगी, ऐसे बाल उड़ेगा, उस तरफ जाना नहीं है, बच के रहना है, बोलते हैं ना, बिल्कुल सही बोलते हैं। उस तरफ गए तो फिर वो आप भी गए काम से, फिर आपका लक्ष्य भी गया काम से। इसलिए उस तरफ जाने का नहीं, जीवन में आगे बढ़ने का, तो किसी की तरफ आकर्षित होने का नहीं। फिजिक्स का आकर्षण कराइए, इशारे को समझ करके यहाँ पे सब चीज को दिखाइए, लेकिन सामने वाले के प्रति आकर्षित ना होइए। यही सफलता का मूल मंत्र है। दुनिया के हर चीज़ को एक तरफ रख करके पढ़ाई को एक तरफ रख लेना है, और ज़्यादा नहीं, 1 से 2 साल 3 साल तक अगर हम अध्ययन करते हैं, हो पाए तो ठीक है, नहीं हो पाए तो छोड़ करके किसी और क्षेत्र में आगे बढ़ो। ये जीवन किसी नौकरी के चक्कर में बर्बाद करने के लिए नहीं है, लेकिन नौकरी को पहली प्राथमिकता जरूर दो और खुद को झोंक दो उसके प्रति। खुद को झोंक देना है, रात दिन एक कर देना है, नींद चैन त्याग देना है, जवानी के उस अनमोल पल को पढ़ाई में गुजार देना है, लेकिन मरना नहीं है, उसके पीछे मरना नहीं है। इस चीज़ को समझिएगा। चलिए हम देखते हैं, g का वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड, माइनस में आया। अब v का वैल्यू अधिकतम ऊंचाई के लिए हमेशा आप जानते हो क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा बच्चा, 0 हो जाएगा। फिर से t पूछा गया है तो कुछ करने का ही नहीं, आपको पता है v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस at, यही तो होता है, यही तो होता है। अब यहाँ पे a हम रखेंगे नहीं, क्योंकि a के जगह पे हमको लेना है क्या, g लेना है, और g माइनस में है तो ये gt हो जाएगा और v हो जाएगा। v के जगह पे हम सीधे क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, u के जगह पे 82 कर देंगे, g के जगह पे 10 कर देंगे, t के जगह पे t कर देंगे। 10t इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, इधर आएगा 82, इसलिए t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 82/10 बराबर 8.2 सेकंड। इस तरह से बेटा प्रश्न कभी भी आए तो कुछ करना ही मत, सीधा 82 करके 10 बटे कर देना। लेकिन एक चीज़ को ध्यान देना, वस्तु ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, नीचे आएगा तो ये माइनस में 10 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10 प्लस में हो जाएगा। तो हमको लगता है दूसरा प्रश्न भी आप हल कर लिए होंगे, क्योंकि दोनों प्रश्न लगभग एक ही तरह से थे। लेकिन अब आपको थोड़े से, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो, थोड़े से आपको कठिन तरीके के, कॉम्प्लेक्स तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे थोड़ा सा। अब तीसरा प्रश्न देखो, एकदम अलग प्रश्न है। ये क्या कह रहा है जी, एक पत्थर को मीनार से गिराने पर 10 सेकंड लगते हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। इशारा कर रहा है यहाँ पे, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, दूरी, ये सब का मतलब हम, इसने इशारा कर दिया है, एस पूछा हुआ है, दूरी पूछा हुआ है एक तरफ से।
ऊंचाई पूछा हुआ है या दूरी पूछा हुआ है। एक पत्थर को मीनार से गिराया जा रहा है, यानी अब समझना जी का वैल्यू जो होगा वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे के लिए प्लस हो जाएगा क्या, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर, एक जगह पे जी हो गया। और हमको यहाँ पे चूंकि ऊंचाई निकालना था तो ऊंचाई को हाइट कर देते हैं, आप समझिएगा ये दूरी पूछा हुआ है, यानी एस जहाँ पूछेगा एस के जगह पे एच रखना है, ए के जगह पे जी रखना है। और देखो क्या कह रहा है, गिराने पे 10 सेकंड लगते हैं, टी भी दे दिया है, यानी टी दे दिया है आपका 10 सेकंड। जो दिया गया है उसको लिखना बहुत जरूरी है इशारे को समझ करके। सब कुछ हमने लिख लिया। क्या पूछा हुआ है, मीनार की ऊंचाई, एक पत्थर को मीनार से गिराने पर 10 सेकंड लगते हैं, यानी जी 10, ठीक है। अंतिम वेग क्या कह रहा है, अंतिम वेग यहां पे कहेगा एक पत्थर को मीनार से गिराने पर, यहां पे अंतिम वेग के बारे में चर्चा नहीं है, पत्थर को छोड़ा जा रहा है, यानी जो प्रारंभिक स्थिति है, जैसे मान लो आप छत पे चले जाओ, वहाँ यही मार्कल ले लो या कोई कंकड़ ले लो, जिसे भोजपुरी में बोलते हैं ढेला ले लो, 2 मंजिले 3 मंजिले 4 मंजिले जो भी आपका घर है वहाँ से छोड़ो, तो प्रारंभिक वेग जहाँ से आपने छोड़ा था वो क्या होगी, आप कहोगे 0 हो जाएगा। यानी प्रारंभिक वेग बेटा यहाँ पे सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप बोलो हाँ, प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। v के बारे में चर्चा ही नहीं है कि अंतिम वेग गिरने पर क्या हो रहा है, तो अंतिम वेग से कोई मतलब यहाँ पे है नहीं। ऊंचाई पर वस्तु को फेंका जाता तो जो अंतिम वाली स्थिति होती वो अंतिम वेग होती। प्रारंभिक वेग देता तो ठीक है, नहीं देता तो उसी हिसाब से हम सूत्र को रखते, लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे जो छोड़ रहे हैं तो प्रारंभिक वेग यानी u के बारे में दर्शा रहा है। और v के बारे में जब चर्चा ना हो तो कौन सा समीकरण लगाते हैं, अंतिम वेग के बारे में जब चर्चा ना हो तो आप बताइए इशारों को समझ के कौन सा समीकरण लगाते हैं। मैंने बताया था समीकरण लगाते हैं कौन सा, s पूछा हुआ है, s पूछा हुआ है यानी h पूछा हुआ है, तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। लेकिन चूंकि यहाँ पे s नहीं पूछा, ऊंचाई पूछा, और s ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सब एक ही है, इसलिए इस फार्मूले को थोड़ा सा चेंज करना है। h इक्वल टू ut प्लस हाफ, एक जगह पे चूंकि गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित क्वेश्चन है तो एक जगह पे g कर देंगे, यहाँ पे gt स्क्वायर हो जाएगा। फार्मूला बेटा एक ही रहता है, उस फार्मूले को चेंज कर लिया जाता है, इसीलिए मैंने निचोड़ दिया था पिछला गति के समीकरण से संबंधित। और मैंने आपसे कहा भी है, रिक्वेस्ट भी किया, अपील भी किया है, पहले उसको पढ़ लो। अब जरा इसको हल करो, मान रखो, h का मान निकालना है आपको, h का मान निकालना है, u का मान 0 है, t का मान कितना है 10 है, और 1/2 gt स्क्वायर, g और t स्क्वायर, तो g का वैल्यू कितना है जी 10 है, t का वैल्यू कितना है 10 का स्क्वायर है, ये हो गया 0 और ये हो गया 10 और 10 दहाई में कितना हो गया, ये हो गया 100। तो h इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 10 दहाई में 100 और 100 और 100 दहाई में कितना हो गया 1000, यानी 1000 मीटर से उस वस्तु को गिराया जा रहा है। 10 सेकंड लगते हैं, यानी 1000 मीटर से उस वस्तु को क्या किया जा रहा है बेटा, कहोगे गिराया जा रहा है। बात खत्म। 1 मिनट, मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे रॉन्ग कर दिया है, देखिएगा। थैंक यू, हो जाता है। यहाँ पे शायद मैंने 1/2 नहीं रखा है यहाँ पे, 1 मिनट, इसको मैं सबसे सही कर देता हूँ। ये बेटा प्लस हो गया, ठीक है। 1/2 मैंने नहीं रखा, g का वैल्यू फिर रखा जाएगा और t का वैल्यू 10 दहाई क्या हो जाएगा 100। अब देखो ये तो 0 हो गया, अब प्लस 2 से यहाँ पे 10 को काटोगे 5 आ जाएगा, यानी 5 आ गया, और 10 का स्क्वायर क्या हो जाता है 100 हो जाता है। अब 5 का 100 में गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 500 मीटर आ जाएगा। वहाँ पे थोड़ा सा मैंने 1/2 नहीं लिखा था, हो जाता है कभी कभी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कैलकुलेशन करने में मुझे दिक्कत होती है या फिर कोई दिक्कत हुई है, वो
कभी कभी क्या होता है, नज़रों से और दिमाग से उतर जाती हैं चीज़ें। बस वही चीज़ यहाँ पे हुआ था। तो चलो बेटा ये हो गया। मुझे लगता है इस तरह के प्रश्न को समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी है, इशारे को आपको समझना है बस। बेटा देखो, दुनिया में कोई भी टीचर हो, आप चाहे जिससे पढ़ते हो, मैथ्स पढ़ते हो, रीजनिंग पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, अमूमन देखा होगा आपने, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, हर कोई गलती करता है। और गलती को जिसने किया नहीं वो तो अपने आप में फिर सर्वगुण संपन्न हो गया, और ऐसा कोई दुनिया में है ही नहीं यार। हम सभी गलती करते हैं, और गलती करने के बाद जब एक बार आदमी सीखता है, किसी भी क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, किसी अदर फील्ड में हो, फिर जो तरीके सीखते हो ना, वो आपके जीवन में खाद बनता है, और वो आपके सफलता का मूल मंत्र बनता है। कहते हैं ना कि अपने कमजोरी को अपनी ताकत जो बना लेता है, फिर उसके सहारे जब वो आगे बढ़ने लगता है, तो उसके सफलता में सबसे मूल आधार बनने का काम वही उसकी कमजोरी वाला उसका मजबूती बन जाता है। इस चीज को समझिएगा। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। एक कार की चाल 30 मीटर, एक कार की चाल 30 मीटर, चौथा प्रश्न है, एक कार की चाल 30 मीटर प्रति सेकंड है, यदि इसका त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड हो तो 6 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगा। इशारा किया क्या कि कितनी दूरी तय कराएगा, यानी यस पूछा हुआ है। कार की कार चल रही है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, यानी अंतिम वेग के बारे में यहाँ चर्चा ही नहीं है, दूसरा समीकरण लग जाएगा। u का मान दिया गया है कितना, 30 मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का मान दिया गया है, यहाँ पे त्वरण दिया गया है, यानी ये इक्वल टू दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। टाइम दिया गया है, t दिया गया है, कितना दिया गया है, 6 सेकंड दिया गया है। और कार कितनी दूरी चलेगी, तो ये तो मैंने लिख ही दिया। यानी यहाँ पे जो मिस है वो अंतिम वेग मिस है, v मिस है। तो आपको मैंने बताया, इशारे को समझिए, अंतिम वेग मिस है, यानी समीकरण कौन सा लग जाएगा, गति का दूसरा समीकरण लगेगा। गति के दूसरे समीकरण यानी s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, अब जरा निकालिए, u के जगह पे आपने 30 रख दिया, t के जगह पे आपने 6 रख दिया, प्लस 1/2, a के जगह पे आपने क्या रख दिया, 10 रख दिया, और t के जगह पे आपने 6 रख दिया। 3 छक्का 18, यानी 180 हो गया। धन 10 को काट दो, 5 आ गया, 5 धन 6 क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये हो गया 180, और 36 पचे होता है 180। 36 पचे कितना होता है बेटा, 180। 180 और 180 जोड़ोगे, 18 दूनी 36 हो जाएगा, यानी 360। अब 360 क्या आया है, तो आपने दूरी निकाला है ना, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। आपका उत्तर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इस तरह के प्रश्न हल करने में कोई भी दिक्कत आपको होनी चाहिए। यही है, इशारा समझना है। चलो देखते हैं, हो सकता है ये भी प्रश्न का हल करने का यहाँ पे समय हो। एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, विरामावस्था से। चलो इसको भी देख लेते हैं भाई। एक कार विरामावस्था से चलना, 5वां प्रश्न है ये, विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती, यानी u बराबर 0 दे दिया गया सीधे। विरामावस्था का मतलब स्थिर अवस्था या विरामावस्था हो तो 0 लगा देते हैं। चलना प्रारंभ करती, इस पर 40 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण काम कर रहा है, यानी त्वरण कितना काम कर रहा है, 40 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण काम कर रहा है, ठीक है। तो 10 सेकंड बाद यह कितनी दूरी तय करेगा, यानी t बराबर 10 सेकंड दिया गया है। 10 सेकंड बाद कितनी दूरी तय करेगा, यानी यस बराबर क्या होगा, यस बराबर क्या होगा, यही तो है। अब इस प्रश्न को तो आप हल करके हमको बताइए भाई, कितना आएगा उत्तर इसका। चलो मैं बताता हूँ इसको। अब यहाँ पे मैं फार्मूला और मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ। आपको पता है यस बराबर होता है एक मिनट, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही तो होता है ना जी। ये तो सीधा सीधा 0 हो गया, बोलो हाँ, 0 हो गया। 2 से 40 को काट दोगे 20 आ जाएगा, 20 और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100।
20 का 100 में गुणा करोगे आ जाएगा 2000 मीटर। चूँकि ऊंचाई दिया गया है, दूरी दिया गया है, तो 2000 मीटर आ जाएगा। इस तरीके से प्रश्नों को हल किया जाता है। दोस्तों मुझे नहीं लगता इस तरह के प्रश्न को हल करने में आपको कोई भी दिक्कत हुई होगी। थोड़ा सा देखते हैं समय क्या हो रहा है, क्योंकि फिर मुझे क्लास लेना है आगे। तो एक वीडियो मैं और लेके आता हूँ इसका। आज मैंने लगभग 5 प्रश्न हल कराया, 3 से 4 प्रश्न और आपका हल कराऊंगा। उसके बाद ये मोशन वाला चैप्टर वहाँ पे समाप्त होगा। आप कहोगे सर मोशन में ज़्यादा एक क्लास हो गए हैं। देखो यार, ये ऐसा चैप्टर है, मैंने पहले ही बोला, बैकबोन ऑफ फिजिक्स में मानता हूँ इसको, और इसको आप समझ लोगे आगे के रास्ते आपके लिए आसान हो जाएंगे। उसके बाद प्रकाश वाला एक चैप्टर ऐसा होगा जहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लास ज़्यादा देखने को मिलेगा। बाकी सब 1-1, 2-2, 3-3 क्लास के माध्यम से समाप्त कर दिए जाएंगे। और मैंने जैसा कि आपसे वादा किया है कि लगभग 30 से 32 क्लास में फिजिक्स आपका खत्म होगा, वो होगा। और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप बहुत आसानी से प्रश्नों को भी टेकल वर्क कर पाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।